जय हिंद सभी साथियों को। और आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक कवर करेंगे जो हमारे पूर्व पीएम मनमोहन सिंह पर बेस्ड है। और हाल ही में अभी सुप्रीम कोर्ट की ओर से उनके ऊपर एक पुराना केस चल रहा था, उस पे उनका बयान आया है माननीय न्यायालय का। तो उसके बारे में हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे। और जैसे कि हम लोग हर टॉपिक के बाद 2 3 4 क्वेश्चन रखते हैं, तो वैसे ये क्वेश्चन रखे हैं। अभी तक मैं सबसे लास्ट में रखता था, अभी एकदम से स्टार्टिंग में आज से हम लोग इसको रखेंगे पीडीएफ के। तो यहाँ पे क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से हैं। अभी हम क्वेश्चन कराएंगे नहीं, आप केवल क्वेश्चन देख लीजिए, इसके बाद पूरा टॉपिक करेंगे, फिर आपको इनके आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर देने हैं। ठीक है, लास्ट में मैं थोड़ा सा इनके बारे में बताऊंगा भी। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पे क्या है, आरटीआई एक्ट कब लागू हुआ, पहला क्वेश्चन हो गया आपका। दूसरे पे बात करें तो दूसरा है एलपीजी लागू होने के समय भारत के पीएम कौन थे, क्वेश्चन ये रहेगा। और फिर अगला क्वेश्चन है आपका कि किस प्रकार के कोयले में सबसे अधिक कार्बन पाया जाता है। तो ये जो क्वेश्चन है आपके कहीं ना कहीं ऐसे क्वेश्चन हैं जो शब्दावली हमारे इस टॉपिक में कहीं ना कहीं आई होगी। ठीक है, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन रहते हैं। तो 3 4 क्वेश्चन, जिससे कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा एक बार जैसे कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं तो उसका रिवीजन हो जाता है। ये अगला क्वेश्चन है, बीएनएस की कौन सी धारा आपराधिक षड्यंत्र से संबंधित है। तो इसमें इसका भी आंसर हम बताएंगे अभी लास्ट में। और यदि आपको आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर इनका आंसर बताना है। ठीक है, बाकी यदि हम आगे बात करें टॉपिक हमारा क्या है, तो ये मेन टॉपिक रहा, करंट अफेयर से संबंधित है। और इसमें मनमोहन सिंह हुए बेदाग। ठीक है, मनमोहन सिंह हुए बेदाग क्या था, कोयला घोटाला मामला, इसके बारे में आज हमें डिस्कस करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं पहले आपको ब्रीफिंग बता देता हूँ। यहाँ पे हमारा जो 2005 का मामला है। ठीक है, और जो तो विपक्षी पार्टियों के द्वारा मुख्य रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा, उस समय जब वो पीएम नहीं थे उनके द्वारा, और सीएजी कैग के द्वारा जो तो ये आरोप लगाए गए थे जो तो तत्कालीन जो तो प्रधानमंत्री के ऊपर, मनमोहन सिंह जी के ऊपर, कि कोयला घोटाला को उन्होंने अंजाम दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे यदि हम बात करें थोड़ा सा, तो इसको पढ़ते हुए चलते हैं और इसके बाद समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है कि सुप्रीम कोर्ट ने कोयला घोटाला ब्लॉक आवंटन मामले में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही को समाप्त कर दिया है और समन जारी करने के आदेश को रद्द कर दिया है। ठीक है, आगे क्या है इसमें, तो मनमोहन सिंह जी की जो देहांत है 27 दिसंबर 2024 को निधन हो गया, और अब वे इस चर्चित मामले में औपचारिक रूप से दोष मुक्त माने गए। ठीक है, तो इनका जो दोष मुक्त है तो वो निधन के कारण नहीं है। अभी आपको इसमें जो तो सारी चीजें पता चल जाएंगी। पीटीआई के अनुसार मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, जस्टिस जयमाल्या बागची और जस्टिस वी मोहन की पीठ ने सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट स्वीकार कर ली है, जिसमें सभी आरोपितों को क्लीन चिट दे दी गई है। अब देखिए, इस मामले की जो जांच है तो सीबीआई कर रही थी। ठीक है, और सीबीआई ने मतलब ये चीज़ बता दी थी कोर्ट को कि इनके खिलाफ कोई भी ऐसे सबूत नहीं है। ठीक है, तो जो सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट दी है जो उनका केस क्लोज करने की, उसको जो हो तो सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकृति दे दी है, उसको एक्सेप्ट कर लिया है, और जितने भी आरोपित थे उनको क्लीन चिट दे दी है कि ये ठीक है, किसी घोटाले में सम्मिलित नहीं थे। ठीक है, ये मेन मामला है। अब इसमें आगे क्या है कि ये कोयला घोटाला मामला क्या है, तो इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि यह जो तो यह मामला उड़ीसा के तालाबीरा 2 कोयला ब्लॉक के 2005 में एमएस हिंडाल्को को आवंटन से जुड़ा हुआ था। ठीक है, ये माजरा क्या है, अभी जो तालाबीरा है तो जो वहाँ पर कोयला का जो खदान होगा उसका नाम है। ठीक है, तालाबीरा 2। ठीक है, उस समय कोयला मंत्रालय का प्रभार प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के पास ही था। ठीक है, आगे बात करें तो यहाँ पे क्या लिखा है कि साल 2012 में सीएजी यानी कैग की रिपोर्ट में
1993 से 2010 के बीच कोयला ब्लॉकों के बिना पारदर्शी नीलामी के आवंटन का आरोप लगाया गया था, जिससे सरकार को लगभग कैग का मानना यह था कि लगभग 1.86 लाख करोड़ रुपए के नुकसान का अनुमान बताया गया। ठीक है, कैग ने ये जो तो आरोप लगाया था। ठीक है, आगे बात करें यहाँ पे, तो इनके ऊपर कौन कौन सी धाराएं लगी थी, मैंने इसको भी यहाँ पे रखा है ताकि जो तो थोड़ा सा जो लोग कानून से संबंधित छात्र हैं तो उनके लिए भी अच्छा होगा ये। तो उस समय इन पर आईपीसी की धारा 120 बी लगी थी। ठीक है, और ये अभी जो हो तो बीएनएस के धारा 61 में है। ठीक है, और ये जो धारा है ये आपराधिक षड्यंत्र से संबंधित है, और इन पे आईपीसी की धारा 409, अब जो तत्काल में है बीएनएस की धारा 316(5) में जो है तो 5 लगी थी। ठीक है, अब यदि देखा जाए तो 316 लगेगी। अब इस धारा में क्या था, आपराधिक विश्वासघात लोक सेवक या बैंकर एजेंट द्वारा। ठीक है, लोक सेवक या बैंकर एजेंटों द्वारा आपराधिक विश्वासघात, तो ये जो तो लोक सेवक थे, तो इस वजह से इनके ऊपर जो तो ये चीज लगी। ठीक है, और आगे बात करें यहाँ पे, तो मनमोहन सिंह के जो कॉन्फ्रेंस थी 2003 में, सॉरी 2014 में 3 जनवरी को, उन्होंने उसमें क्या बोला था, क्योंकि इनसे कई सारे ऐसे सवाल पूछे गए थे जो घोटाले से संबंधित थे, तो उन्होंने क्या जवाब दिया है उससे संबंधित यहाँ पे हम बात कर लेते हैं। उन्हें भ्रष्टाचार के आरोप पर उनसे सवाल पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि अधिकांश आरोप यूपीए 1 से जुड़े थे और जनता ने उनके काम के आधार पर उन्हें दोबारा जनादेश दिया। यूपीए 1 का मतलब कि जो पहले कांग्रेस की जो पहले की सरकार है। ठीक है, तो उसमें बात कर रहे हैं, तो उनका मानना यही था कि पहले से जुड़े थे कांग्रेस के जो पहले के कार्यकाल थे, बाकी अभी हम लोग फिर से आए हैं तो लोगों ने हमें फिर से समर्थन दिया है, लोगों का विश्वास है हम पर, इसीलिए हमें दोबारा चुन करके भेजा है, उनका मानना ये था। ठीक है, उन्होंने कहा कि उन्होंने स्वयं स्पेक्ट्रम और कोल ब्लॉक आवंटन में पारदर्शिता और नीलामी पर जोर दिया था, लेकिन इन तथ्यों को नजरअंदाज कर दिया गया था। ठीक है, उनका मानना था कि कुछ मामलों में विपक्ष और मीडिया ने इन मुद्दों को जो है तो बढ़ा चढ़ाकर पेश किया है। आगे बात करते हैं, उनका जो प्रसिद्ध कथन था, उन्होंने क्या कहा है कि इतिहास मेरे प्रति आज के मीडिया के मुकाबले ज़्यादा उदार होगा। उनका मानना यह था कि मतलब वो अपनी तरफ से ईमानदार हैं, जब इसकी वास्तविकता पता चलेगी कि वास्तव में वो किसी भी ऐसे घोटाले में संलिप्त नहीं थे, तो उनके प्रति लोग उदार भाव प्रकट करेंगे आने वाले समय में। ठीक है, उन्होंने कहा कि अंतिम निर्णय इतिहासकारों पर निर्भर करेगा कि उनके कार्यकाल का मूल्यांकन कैसे किया गया है। ठीक है, कैसे किया जाए, तो ये चीज उन्होंने बताई कि उनके कार्यकाल का जो मूल्यांकन है वो आगे इतिहासकार करेंगे। और अपने कार्यकाल पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि कठिन आर्थिक परिस्थितियों के बावजूद उनके नेतृत्व में देश ने उच्च विकास दर बनाए रखी। ठीक है, तो ये सब उनका मानना था। अभी ये हमारा टॉपिक यहीं तक है, बाकी अभी थोड़ा सा आप जो हो तो पहले कमेंट बॉक्स में ज़रूर इनके आंसर देने हैं, और मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा बता देता हूँ लास्ट में। तो ये आरटीआई एक्ट कब लागू हुआ, तो 2005 में। ठीक है, अब आरटीआई एक्ट क्या है, राइट टू इंफॉर्मेशन, जैसे किसी भी आप सरकारी कामकाज से यदि आप इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, यदि आपको पारदर्शिता चाहिए, तो आप इस एक्ट के तहत जो हो तो पारदर्शिता लाने के लिए आप किसी भी इंफॉर्मेशन को ले सकते हैं। और इसका थोड़ा सा और एडिशनल यदि मैं जानकारी दूं, तो इसकी न्यूनतम जो तो फीस 10 रुपये है। ठीक है, तो 10 रुपये यदि आप दे करके किसी भी विभाग से आप उसकी जानकारी चाहते हैं कि वो उसमें क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो वो चीज़ें आपको मिलेंगी। ठीक है, यदि आपको सामान्य जानकारी प्राप्त करना है, तो आपको 30 दिनों के भीतर दी जाएगी, और यदि आपका कहीं जीवन या कोई और बहुत खास महत्वपूर्ण जो हो तो जानकारी चाहिए, तो 48 घंटे में दी जाएगी। ठीक है, और यदि यहाँ पे बात करें, तो अगला क्वेश्चन है, एलपीजी लागू होने के समय भारत के पीएम कौन थे, तो ये कौन थे, आपके नरसिम्हा राव जी थे। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये आंसर हो जाएंगे। और आगे यदि यहाँ पे बात करें हम, तो अगले क्वेश्चन पे यदि हम देखते हैं, तो अगला क्वेश्चन हमारे साथ यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसमें टिक लगा है कि नहीं, हाँ ठीक है लगा है।
आगे बात करते हैं, किस प्रकार के कोयले में सबसे अधिक कार्बन पाया जाता है। तो ये हमारा अगला क्वेश्चन ये हो जाएगा, तो किस प्रकार के कोयले में सबसे अधिक कार्बन पाया जाता है। तो आपका ये मैं आपको ऑप्शन दिखा देता हूँ, एंथ्रेसाइट, लिग्नाइट, बिटुमिनस, पिट। तो ये आपका हो जाएगा। तो इसमें आपका सबसे अधिक किस में पाया जाता है, एंथ्रेसाइट में। इसमें 85 से 95% 85 से 95% आपका कार्बन इसमें मिल जाता है देखने को, ठीक है। तो ये हो गया आपका। और इसमें यदि कोयले में बात करें तो भारत में सबसे अधिक कौन सा कोयला पाया जाता है। तो भारत में सबसे अधिक विटुमिनस पाया जाता है, ठीक है। तो कौन सा पाया जाएगा, विटुमिनस, भारत में सबसे अधिक। यदि इसको हम लिख दें तो क्या हो जाएगा, भारत में सबसे अधिक, ठीक है, सबसे अधिक, सबसे अधिक ये पाया जाएगा। और यदि बात करें तो भारत का कोयला उत्पादन में दूसरा स्थान है, सबसे पहले कौन है, चीन है। कौन है, चीन, ठीक है। सबसे आगे कौन है, चीन। और यदि भारत के कोयला उत्पादक राज्यों में बात करें तो झारखंड, उड़ीसा प्रमुख राज्य हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको याद रखना है बिटुमिनस। और इनमें थोड़ा सा ये भी याद रखना कि कौन से जो तो कोयला कितने प्रकार परसेंटेज इसमें पाया जाता है, ठीक है। सबसे अधिक एंथ्रेसाइड में, फिर दूसरे नंबर का बिटुमिनस है, ठीक है। तीसरे नंबर के लिग्नाइट, चौथे नंबर का पिट, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं यहाँ पे, तो बीएनएस की कौन सी धारा आपराधिक षड्यंत्र से संबंधित है। तो आपराधिक षड्यंत्र से अभी हमने पीछे बात की थी, जो यहाँ पे हमारे कोयला घोटाले से जो संबंधित एक तरीके से बोला जा रहा था कि ये संलिप्त हैं, उनके ऊपर कौन कौन सी धाराएं लगी थी। तो आईपीसी की धारा 120 बी लगी थी और 409 आईपीसी की, ठीक है। ये आपराधिक षड्यंत्र की थी और ये लोक सेवक और इनके द्वारा आपराधिक षड्यंत्र, ठीक है। तो ये धाराएं लगी थी। तो इसमें से अभी जो बीएनएस में आ गई है, तो बीएनएस में कौन सी धारा हो जाएगी, ये धारा 61, ठीक है। तो बीएनएस की धारा 61 में आपराधिक षड्यंत्र से संबंधित है। तो ये जो तो आपका बात हो जाएगा यहाँ तक का कंफर्म। और ये आपने देख लिया। अभी हम इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम में दे देंगे और ये आपके क्वेश्चन भी। तो इनके आप जो तो आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। और फिर अभी हम कल कोई नया टॉपिक लेकर के आएंगे बेहतरीन। और अभी के लिए इतना ही। जय हिंद।